Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So today we are going to discuss our talk stations from 71 to 80, and these are some of the topics which I have thought कि आपको आ सकते हैं talks में, ठीक है, और जो कि आजकल थोड़ा सा common है, discuss भी हो रहा है, ठीक है. So our first station is identify this picture, what you can see and what are the landmarks of this flap, how to harvest this flap, and what are the indications and contraindications, and what are the considerations while harvesting. ठीक है. So as you can see this picture, this is basically a temporoparietal flap based on the superficial temporal artery, and second जो है इसकी communication होती है retroauricular artery के साथ, तो वो भी उस पर भी based होता है, और जो main इसकी branch होती है, जो main इसकी artery होती है, that is superficial temporal artery. ठीक है. ये जो है बेसिकली सुपरफिशियली स्मैश के साथ कॉन्टिन्यूस होता है, और इन्फीरियरली जो है वो उसके साथ हाँ, सुपरफिशियल स्मैश के साथ इन्फीरियरली और गिलीली के साथ सुपीरियरली ये जो है ये कंटिन्यू होता है. ठीक है. इसके लिए आपको जैसे सर्वाइकोफेशियल फ्लैप का मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन उसी की ही एक समझ लें कि एक्सटेंशन होती है. ठीक है. लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, यानी टुवर्ड दी हेड एरिया होती है. ठीक है. इंडिकेशंस ये हैं इसके कि ऑर्बिटल मैक्सिलरी रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ऑर्बिटल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ओरोफरेंजियल डिफेक्ट्स में, ये ईयर की जो है ऑरिकुलर रिकंस्ट्रक्शन के लिए जब ईयर को हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं विद कार्टिलेज, ठीक है, तो उसकी जो है रिकंस्ट्रक्टेड कार्टिलेज को कवर करने के लिए, इसके अलावा चीक फ्लैप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अच्छा, उसके अलावा फ्लोर ऑफ माउथ का भी इसका लिखा हुआ है, बट आई हैव नेवर सीन समवन टू रिकंस्ट्रक्ट फ्लोर ऑफ द माउथ विद इट, बट इसके लिए ये भी उसके लिए भी यूज़ होता है. ठीक है. देन कमिंग टू इट्स हार्वेस्टिंग, तो पहले आप इस एरिया को शेव करते हैं, फिर हम इसको अंडर द जीए जो है वो पेशेंट की जीए फिटनेस के बाद आफ्टर आप कहेंगे कि आफ्टर हैविंग द पेशेंट्स जीए फिटनेस आई विल शेव द एरिया. ठीक है. अंडर जीए हम पेशेंट को जो है वो सुपन पोजीशन में लेटाते हैं, और उसका जो हेड टुवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड टर्न होता है. एरिया को शेव करते हैं डुप्लेक्स से या डुप्लर से. हम जो है वो उसकी जो है क्या कहते हैं इसको, जो हमारा पेडिकल है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. ठीक है. और ये तकरीबन 2 to 3 सेंटीमीटर अबव दी हेलिक्स होती है, वहाँ पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद हम इसके जो है अपनी प्री ऑरिकुलर वर्टिकल इंसिजन देते हैं, डायसेक्शन करते हैं बिटवीन टेम्पोरोपैराइटल एंड डीप टेम्पोरल फेशिया, और उस एरिया को, ये जो एरिया होती है तकरीबन ये ब्लडलेस फील्ड होती है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और इसके बीच में जो है ये क्या कहना चाहिए एनाटॉमिकल स्पेस होती है, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ही हम इसको डायसेक्ट करते जाते हैं. और फिर पेडिकल को जो हमने पहले से स्किन के ऊपर मार्क किया होता है उसको स्केलेटनाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इंट्रा ऑपरेटिवली उसको स्केलेटनाइज करते हैं. और अगर आपने इसको रोटेट करके ज़्यादा डाउन लेके जाना हो तो हम यूजुअल केसेस के अंदर इसमें लिखा हुआ है कि ज़ाइगोमैटिक आर्च को ऑस्टोमाइज करके और फिर हम इसको रोटेट करके डाउनवर्ड ले जाते हैं. ठीक है जी. इंडिकेशंस मैंने आपको बता दी. कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि एनी केस जो है वो पेशेंट को फॉर एग्जांपल एलोपेशिया है, या पेशेंट विलिंग नहीं है, या उसकी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के साथ आपको पता है सेफ जोन जो है इसकी वो तकरीबन 11 मिलीमीटर है, उससे आगे आगे जो है वो आपकी टेम्पोरल ब्रांच पड़ी होती है फ्रंटल की. ठीक है. 11 to 40 मिलीमीटर, तो वो आपका डेंजर जोन है. उसके अंदर अगर आपकी ये आ रही है आर्टरी, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएशन होती है, तो ये सारी आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा ये है कि एडवांटेजेस इसकी हैं कि थिन एंड प्लायबल टिश्यू होता है इसका, वेल प्रोफ्यूज होता है. अलॉन्ग विद दैट आप हेयर बेयरिंग स्किन अगर आपको चाहिए है तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं. ठीक है. एडिक्वेट आर्च ऑफ रोटेशन इसकी हो सकती है, और ज़्यादा अगर आपको इसकी वो चाहिए हो, इलास्टिसिटी चाहिए, तो ज़ैगमेटिक आर्च को हम ऑस्टोमाइज करके इसको ग्लाइड कर सकते हैं. ठीक है. टेंडन कवरिंग के लिए बेहतर है. ठीक है. अगर आपने इसको यूज़ करना हो. मिनिमल डोनर साइड मॉर्बिडिटी है. ठीक. डिसएडवांटेज ये है कि डिफ़िकल्टी होती है इंटरसेक्टिंग इन दी सुपरफिशियल प्लेन. ठीक है. उसके अलावा इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें एलोपेशिया है, और उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको सब फॉलिकुलर प्लेन के अंदर डायसेक्शन कर सकते हैं. सेकेंडली आप जो है वो बाइपोलर कॉटरी यूज़ कर सकते हैं.
ताकि आप जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनको कम से कम डैमेज करें। एंड थर्डली ये है कि लूप्स को यूज़ किया जा सकता है टू अवॉइड दी फॉलिकल्स, ठीक है। एलोपेशिया है कॉम्प्लिकेशन में। सेकंड इसकी जो मैंने आपको पहले बता दी, नर्व डैमेज है, टेम्पोरल ब्रांच अलॉन्ग विद दैट बकल ब्रांच। अगर प्री ऑरिकुलर है तो 2 सेंटीमीटर 0.8 से 2 सेंटीमीटर तक की जो है वो आपको पता है, इससे आगे आगे आपकी जा रही होती है बकल ब्रांच। तो प्री ऑरिकुलर जो है इंसिजन जो आपने देनी है वो आपने 0.8 सेंटीमीटर से पीछे पीछे देनी होती है। उसके अलावा जो है आपकी इंटीरियर टू ट्रैगस जो है वो आपकी हेलिकस से ऊपर 2 सेंटीमीटर आपकी टेम्पोरल ब्रांच जा रही है। वो मैंने आपको बता दिया। सेफ जोन जो है ये मैं आपको इंशाल्लाह इसकी पिक्चर बड़ी अच्छी है, मैं बस ये शेयर भी कर दूंगी। तो 11 to 60 मिलीमीटर जो है वो आपकी, उससे आगे आगे आपकी टेम्पोरल ब्रांच पड़ी होती है, तो आपने उससे पीछे पीछे रहना होता है, ठीक है। सो आपकी कॉम्प्लिकेशंस में टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, बकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व की डैमेज और एक टेम्पोरल नर्व ब्रांच की डैमेज जो है ये आपकी इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या हमने इससे पूछा था हमसे जी? कंसिडरेशन वही है नर्व की बेसिकली, ठीक है। ओके, सेकंड हमारा स्टेशन है डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर्स which syndrome is associated with vascular malformation, what are the features of Sturge-Weber syndrome and what are the maxillofacial considerations, what are the complications of Sturge-Weber syndrome and how will you manage this case, ठीक। So when to describe this picture, there is a you can say that there is a colored malformation, ठीक है, बिकॉज आपको भी इसको पता नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ अ कलर्ड malformation या कैपिलरी malformation भी, बिकॉज इसकी टिपिकल पिक्चर कैपिलरी malformation की इसमें हमें नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ कैपिलरी malformation extending at the right upper eyelid area to the lower facial lower mandibular area, ठीक है, सॉरी लोअर मैंडिबल लोअर सॉरी अपर मैक्सिलरी एरिया, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के अंदर हमेशा जो आपका एरिया इन्वॉल्व होता है वो मोस्टली ऑफ्थेल्मिक होता है या मैक्सिलरी होता है, लेकिन चाहे कोई भी एरिया इन्वॉल्व हो, चाहे मैंडिबल मैक्सिलरी, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व की कोई ना कोई ब्रांच इसमें इन्वॉल्व होती है, तो अगर कोई भी एरिया कोई भी ब्रांच इन्वॉल्व हो लेकिन आईलिड और अपर फेस लाजमी इन्वॉल्व होता है स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आर एंजियोमा और कैपिलरी malformation of a male patient. This is a clinical frontal profile picture of a male patient showing a capillary malformation at the right upper facial area extending from the upper eyelid to the upper lip, and it is not crossing the midline. It is basically involving the maxillary trigeminal nerve maxillary branch. इसको यहाँ से थोड़ा सा एडिट करा देना, दुआ जो शुरू का है ना वो थोड़ा सा एडिट करा के फिर आगे से चले। Okay, so which syndromes are associated with the vascular malformation? So there are face syndrome, PHACE, and lumbar syndrome. ये दोनों syndromes LUMBAR, ये दोनों syndromes basically आपकी ward booth के अंदर दिए हुए हैं। P is for posterior fossa anomalies, H is for आपकी जो है ये ए जो है आपकी एब्डोमिनल मैलफॉर्मेशंस हैं, सी कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं, आई आपकी आई एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। सो ये आपकी फेस सिंड्रोम बनती है। और लंबर में भी जो है वो आपकी इसी तरह से डिफरेंट एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं और इसका डिटेल जो है वो आपके वार्ड बूथ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा केजल बैक मैरर सिंड्रोम है, इसके अंदर भी वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन पाई जाती हैं। फिर क्लिपल टोरॉनिस सिंड्रोम है जिसके अंदर कैपिलरी मैलफॉर्मेशन होती है। पार्क्स वेबर या प्रोटियस सिंड्रोम है, इसके अंदर भी आपकी कैपिलरी मैलफॉर्मेशन पाई जाती है, ठीक है। और फिर उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टर्ज वेबर सिंड्रोम है, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टर्ज वेबर सिंड्रोम? तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सिंड्रोम के अंदर बेटा हमेशा ट्रायड होता है, यानी तीन चीज़ें अगर इकट्ठी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलरली साइंस जो हैं तीन तरह के वो पाए जाएँ तो उसको हम एक स्पेसिफिक सिंड्रोम या पर्टिकुलर सिंड्रोम कहते हैं। स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के अंदर जो तीन चीज़ें पाई जाती हैं दैट इज़ लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा, अलॉन्ग विद दैट आपकी ये फेशियल एंजियोमा एंड प्लस ग्लोकोमा। ये तीन चीज़ें अगर पाई जाएँ तो उसको हम स्टर्ज वेबर सिंड्रोम कहते हैं। उसके साथ साथ हमें इसोफेजियल वेब्स भी मिलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी भी कुछ लोगों में मिलती हैं, ये इसके एक्सेसरी साइंस हैं, ठीक है। सो बेसिकली तीन मैंने आपको बता दिए हैं और इसका सेकंड जो नाम है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज एंसेफेलोट्राइजेमिनल एंजियोमेटोसिस,
ठीक है। कंजेनिटल हेमाटोमेटस एंजियोमा होता है ऑफ अपर फेस, जिसे नेवस फ्लेमियस भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहा है कैपिलरी मालफॉर्मेशन बनी हुई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इट ऑलवेज इन्वॉल्व दी अपर फेस एंड आईलिड, ठीक है। दिस एंजियोमा मे और मे नॉट एक्सटेंडेड इनटू द ब्रेन एंड दैट इज कॉजिंग दी लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा, ठीक है। और प्लस ओरल म्यूकोसा को भी इन्वॉल्व करता है और बोन को भी। अगर बोन को इन्वॉल्व किया हो तो हाइपरट्रॉफीड बोन होती है, अपर हाइपरट्रॉफीड हमारी मैक्सिला होती है अलॉन्ग विद दी एक्सिलरेटेड एरप्शन ऑफ द एसोसिएटेड टीथ, ठीक है। जो आपका लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा है उसकी वजह से कॉन्ट्रालैटरल जो होती है आपकी बॉडी, ठीक है, इसका हेमिप्लेजिया हो सकता है, कन्वर्जन्स होती हैं। कन्वर्जन्स जो हैं, सीजर्स जो हैं, वो तकरीबन 1 ईयर की एज से स्टार्ट हो जाते हैं अगर लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा हो, ठीक है। और ये होते किसकी वजह से हैं? बिकॉज इसकी वजह से इंट्रा सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन हो जाती है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी आती हैं। और इसके लिए आपका जो एक टिपिकल साइन होता है दैट इज़ एमआरआई पे फर्स्ट 1 ईयर पे आप एमआरआई कराते हैं। उससे पहले एमआरआई कराने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर आपको कोई फाइंडिंग नहीं नज़र आती। आफ्टर 1.5 ईयर आप एमआरआई कराते हैं विद ग्लोडेनम डाई और उसके अंदर आपको ट्रैम ट्रैक लाइंस मिलती हैं। ट्रैम ट्रैक लाइंस मींस पैरेलल लाइन ऑफ कैल्सिफिकेशन मिलती हैं। दैट इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ द स्टर्ज-वेबर सिंड्रोम, दैट इज़ लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा ऑफ द ब्रेन। अच्छा, उसके अलावा स्टर्ज-वेबर की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट जो है जो मोस्ट कॉमन है, इसके अंदर आपको लेप्टोमेनिंजियल जो मैंने बताया एंजियोमा प्लस फेशियल एंजियोमा और प्लस ग्लॉकोमा तीनों मिलते हैं, ठीक है। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप। सेकंड जो है उसके अंदर आपको फेशियल एंजियोमा मिलेगा, ग्लॉकोमा मिलेगा, लेकिन ब्रेन जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और उसके अंदर आप इसको पॉर्ट वाइन स्टेन जो ये कहते हैं, पॉर्ट वाइन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ पुर्तगाल की जो एक कंट्री है पुर्तगाल, उसकी स्पेसिफिक वाइन है, उसका ये मर्जेंडा कलर, ये जो कैपिलरी मैलफॉर्मेशन का आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है वो टिपिकल उसके ऊपर वो कलर होता है, तो उसको हम पॉर्ट वाइन स्टेन कहते हैं। प्लस ग्लॉकोमा होता है सेकंड के अंदर। थर्ड के अंदर आइसोलेटेड लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा ऑफ द ब्रेन होता है सिर्फ, और ना फेशियल एंजियोमा होता है ना उसके अंदर ग्लॉकोमा होता है, ठीक है। सो ये इसकी 3 टाइप्स हैं। और उसके अलावा और क्या क्वेश्चन था इसमें? व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा होगा तो आपने जो है वो उसको ब्रेन न्यूरोसर्जन जो है वो उसको देखेगा, बिकॉज उसमें सीजर्स और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हेमिप्लेजिया, ये चीज़ें आएंगी इसकी कॉम्प्लिकेशन में। ग्लूकोमा जो है उसके अंदर आपको पता है आई एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी, वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट करेगा। हमारे पास सिर्फ कैपिलरी मैलफॉर्मेशन के लिए अगर पेशेंट आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको क्या करेंगे कि सिर्फ हम उसको पेशेंट को अगर एस्थेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे रखेंगे। जो मेन इसका कैपिलरी मैलफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट है दैट इज़ पल्स डाई लेज़र। पल्स डाई लेज़र से हम इसको जो है वो सुपरफिशियल लेयर ऑफ कैपिलरी मैलफॉर्मेशन जो है उसको एड्रेस करते हैं। उसकी वजह से ये फेंट हो जाती है पर पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। और इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, इफ़ इट इज़ कॉजिंग अ फंक्शनल कोई इशू है या पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कोई स्टैटिक इशू है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसकी डर्मल बेस, इन्वॉल्व डर्मल बेस को छोड़ के बाकी जो है हम उसको ऊपर से एक्साइज कर देते हैं और उसके बाद फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो कि इन मोस्ट केसेज जो आपकी ये फेशियल कैपिलरी मैलफॉर्मेशन है इसके अंदर ये यूजुअली यूज़ नहीं होता है। इसके अंदर पल्स डाई लेज़र ही आपका फर्स्ट जो है, क्योंकि ये अगर इतना वास्ट है तो आप उसको सारे को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो आपका फर्स्ट जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा दैट वुड बी पल्स डाई लेज़र, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपका आ जाता है, अच्छा अब हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड इज़ what is the socket shield technique, what are the methods of socket preservation, and what are the indications of immediate implant, and how you plan a patient for immediate implants. So सबसे पहले what is the socket shield technique? Socket shield technique is basically टेक्निक है जो आपकी सॉकेट को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो आपके क्या कहते हैं जी, बकल रूट है, ठीक है, उसका एक पोर्शन हम प्रिजर्व कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको नहीं निकालते, ताकि बकल बोन जो है बकल बोन प्लेट जो है कॉर्टिकल प्लेट वो प्रिजर्व रहे और उसके साथ उसके सॉफ्ट टिश्यू प्रिजर्व रहे, ठीक है, ताकि हम उसको बेटर अगर इमीडिएट इम्प्लांट लगाना है तो बेटर उसकी इनिशियल स्टेबिलिटी और इनिशियल उसकी जो वो है वॉल्स जो है वो हमारे पास ईजी इनिशियल स्टेबिलिटी और वॉल डिफेक्ट कोई ना आए, वो हमारे पास हेल्दी सॉकेट हमें मिले, ठीक है। इसे हम कहते हैं सॉकेट शील्ड टेक्निक।
what are the methods of socket preservation, what are the indication, contraindications एंड हाउ टू प्लान, ठीक है. सो सॉकेट प्रिजर्वेशन बेसिकली हम क्यों करते हैं, बोन लॉस होती है इन बकोलिंगुअल डायरेक्शन, 50% लॉस होती है इन 6 months. तो हम इसको जो है क्या कहना चाहिए, प्रिजर्व करने के लिए हम सॉकेट प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है. सॉकेट की जो हीलिंग है वो आपको पता है इंट्रामेम्ब्रेनस बोनी हीलिंग होती है, जिसमें पहले क्लॉट फॉर्मेशन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन होती है 1 to 3 days के अंदर, फिब्रिन नेटवर्क की, फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है आपका, ठीक है. वो तकरीबन 7 दिन के अंदर बनता है, प्रोविजनल सीमेट्रिक्स बन जाती है, फिर वोवन बोन और क्लोजर ऑफ सॉकेट बाय केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है इन 1 month, और फिर लेमुलर बोन आपकी बनती है 2 months के अंदर. उसके बाद बोन रिमॉडलिंग ओवर द टाइम चलती रहती है, जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑन एंड ऑफ एक दूसरे को प्रीडोमिनेट करते हैं. इसकी टेक्निक में बेसिकली ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को देना है. अगर एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हैं तो पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, ठीक है. और उसके बाद आपने म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप रेज करना है. म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप का बेटर आउटकम है एज कम्पेयर टू द फ्लैप प्लस सर्जरी इन दी सॉकेट प्रिजर्वेशन. सो म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप रेज करना है. उसके बाद ओडोंटोमी फ्रॉम बकल टू लिंगुअल करनी है, लेकिन आपने बकल कॉर्टिकल बोन प्लेट जिस मैंने आपको बताया उसको हमने प्रिजर्व रखना है, ठीक है. और उसके बाद आपने जो है वो पेरियोटोम से जो है वो आपने बाकी जो है वो आपने रिमूव कर लेना है. उसके बाद आपने जो क्या कहते हैं दांत है उसको, बाकी को पेरियोटोम से आपने उसको रिमूव करना है, ठीक है. और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो मेन इशू है, बात है, वो ये है कि आपने बकल बोन को प्रिजर्व रखना है. अच्छा, अब आपने वो जब एक्सट्रैक्शन कर ली तो उसके बाद डिफरेंट वो ऑप्शन हैं आपके पास. आप उसको जो है वो एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, या ये जिस तरह होती है आपकी डीमिनरलाइज्ड फ्रीज ड्राइड बोन, ठीक है. ये इससे एलोग्राफ्ट से इसके अंदर आप PRP भी डाल सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी डाल सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है जो भी आप उसको एक उसमें जो है नई स्टडीज़ में रिकम्बिनेंट ह्यूमन बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स, ये भी आप ऐड कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपने क्या उसको करना है, ठीक है. वो ऐड करके आप उसको सॉकेट में डाल सकते हैं. अगर आपकी बकल कॉर्टिकल प्लेट जो है वो आपकी उसमें कोई डिफेक्ट है या कोई उसमें इशू है तो आप उसके ऊपर PRP की जो है वो मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं, आप मैश भी लगा सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन. एंड दैट इज़ बेसिकली कि नॉन ऑस्टियोजेनिक जो सेल्स हैं उनकी इन्वेजन ना हो, और जो है क्या कहते हैं एक बैरियर मेम्ब्रेन रहे, और बोन जो है वो प्रॉपरली हील कर जाए, ऑस्टियो इंटीग्रेशन को वो इफेक्ट ना करे नॉन ऑस्टियोजेनिक सेल्स की इन्वेजन की वजह से. सो उसको हम कहते हैं गाइडेड बोन रीजनरेशन, ठीक है. सो वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, जब आपने उसके अंदर सॉकेट के अंदर मैंने आपको बताया एलोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट आपने प्लेस कर लिया, जो डीमिनरलाइज्ड फ्रीज ड्राइड बोन हो सकता है, या मैंने आपको बताया ACS हो सकता है, या आपकी ये क्या कहते हैं रिकम्बिनेंट ह्यूमन बोन फ्रॉम मॉर्फोजेनिक प्रोटीन आप उसके अंदर डाल सकते हैं. जो आपकी एलोग्राफ्ट्स है या जीनोग्राफ्ट्स है वो 0.5 to 1 ml आप डालते हैं 1 cc उसके लिए, 1 cc के लिए, सॉरी 0.5 to 1 cc जो आपका डिफेक्ट है उसके लिए तकरीबन आप 250 to 1000 माइक्रोमीटर साइज जो पार्टिकल्स आपके पास आते हैं वो आप उसके अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है. सो जब आपने एलोग्राफ्ट से जीनोग्राफ्ट प्लेस करने हैं तो आपने तकरीबन 0.5 to 1 मिलीलीटर ऑफ 250 to 1000 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल्स ऑफ एलोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट आप प्लेस करते हैं सॉकेट के अंदर. आप उसके अलावा मैंने आपको जरा बताया रिकम्बिनेंट ह्यूमन बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आप किस में ऐड करेंगे, कॉर्टिको कैंसलस, या तो आपने कोई बोन ली होगी, ठीक है, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई स्कैफोल्ड होगा जिसके अंदर आप इसको ऐड करके तो आप उसको सॉकेट में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, आप उसको सूचर कर देंगे, और या फिर आप उसको अगर इमीडिएट इम्प्लांट करना है तो फिर आप उसको इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस कर देंगे, ठीक है. इमीडिएट इम्प्लांट की जो है उसको हम क्यों करते हैं, इसकी 3 रैशनल हैं. नंबर 1 कि बेटर मेंटेनेंस ऑफ एव्यूलर आर्किटेक्चर हमें उस वक्त ही मिल जाता है, उसी वक्त ही हम प्लेस कर देते हैं. नंबर 2 यूज़ ऑफ लॉन्गर इम्प्लांट्स एज कम्पेयर शॉर्टर ट्रीटमेंट टाइम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप तकरीबन 4 मिलीमीटर से लेकर 13 मिलीमीटर तक का इम्प्लांट जो है आप इमीडिएट इम्प्लांट आप यूज़ कर सकते हैं. थर्डली ये कि इमीडिएट इम्प्लांट जो है वो आफ्टर एक्सट्रैक्शन अगर आप प्लेस करें तो उसके एज़ कम्पेयर टू लेट जो है वो गुड रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है. अच्छा, ये आपकी जो है ये जो आर्टिकल जिसके बेस पे मैं कह रही हूँ इसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी इमीडिएट इम्प्लांट्स का. एंड दिस इज़ बेसिकली PODJ का है, ये हमारे ही जो है एग्जामिनर के रिटन आर्टिकल है, ठीक है. सो आप इसको कोट कर सकते हैं. अच्छा,
इंडिकेशन की बात करें तो इमीडिएट इम्प्लांट की इंडिकेशन ये है कि एंडोडोंटिकली कोई फेल्ड टूथ है, लेकिन क्या है, पेरियापिकली कोई इन्फेक्शन नहीं है, रूट फ्रैक्चर है, रूट रिजॉर्प्शन है, अगेन कोई पेरियापिकल इन्फेक्शन नहीं है, पेरियापिकल कोई पैथोलॉजी है लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है, रूट परफोरेशन हुई है, अनफेवरेबल क्राउन रूट रेशियो है, लेकिन पीडियल लॉस नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ द पीडियल लॉस। तो इनके अंदर, इन कंडीशंस के अंदर आप उसकी इमीडिएट इम्प्लांट कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि पेरिडोंटल कोई डिजीज है, प्रेजेंस ऑफ इंटीरियर और एक्यूट और सब एक्यूट पीडियल या पेरियापिकल इन्फेक्शन है। सेकेंड ये है कि प्रेजेंस ऑफ एक्यूट और सब एक्यूट पीडियल कोई या पेरियापिकल इन्फेक्शन है। थर्डली ये है कि अनाटमी आपकी पेशेंट की जो अनफेवर है फॉर इमीडिएट इम्प्लांट, यानी उसको आप यानी स्ट्रेट उसमें प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, या कोई भी उसका एनाटॉमिकल कोई इशू है, दोनों दांतों के बीच में स्पेस नहीं है, जिस तरह हमें इम्प्लांट की, जब मैंने आपको बताया था इम्प्लांट को क्या कहते हैं प्लान करने के लिए, तो वाइटल स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, एडजेसेंट दांत को देखना होता है, एडजेसेंट इम्प्लांट को देखना होता है, स्पेस कितनी अवेलेबल है, आर्च की स्पेस कितनी है, इंटर आर्च स्पेस की। तो ये अगर एनाटॉमिकल वेरिएशन जो है वो अनफेवरेबल है तो उस कंडीशन में भी आप इमीडिएट इम्प्लांट नहीं लगा सकते। फोर्थ ये है कि कोई ऐसी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल बिस्फॉस्फोनेट थेरेपी है, स्मोकिंग है, उसके अलावा कोई ऐसी बोन की रिमॉडलिंग के ऊपर कोई ऐसा कोई वो ले रहा है स्टीरॉइड्स वगैरह, या कोई ऐसी ड्रग ले रहा है जो कि बोन रिमॉडलिंग को इफेक्ट करी है, तो उन कंडीशंस के अंदर जो है हम इमेजिन प्लांट जो है उसकी वो आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, अच्छा जी, हाउ टू प्लान अ पेशेंट फॉर इमीडिएट इम्प्लांट्स। तो इसके अंदर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आपने मैंने बता दिया कि आपको इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने देख लेनी है, ठीक है, एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो देखना है कि उसकी स्माइल लाइन जो है उसको हम देखते हैं जब एग्जामिनेशन में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो देख लिया जनरल कंसिडरेशंस में आपने देखना है कि एस्थेटिक और फंक्शनल डिमांड क्या है पेशेंट की, इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट। अवेलेबल बोन का वॉल्यूम आपने देखना है, D2 या D3 हो तो उसके अंदर हम इमीडिएट इम्प्लांट कर सकते हैं। रेडियोग्राफिक एवेलुएशन अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पेरियापिकल करवा के कि उसमें रूट फ्रैक्चर तो नहीं है, पीडियल सपोर्ट कैसी है, नॉन रिजॉल्विंग पेरियापिकल को पैथोलॉजी तो नहीं प्रेजेंट। अगर आपने सिम्फिसिस एरिया देखना है तो उसके लिए बेस्ट आपके लिए जो है वो ओक्लूजल रेडियोग्राफ जो है वो आपके लिए बेस्ट होता है मैंडिबुलर सिम्फिसिस एरिया को देखने के लिए। उसकी बोन की बकोलिंगुअल विड्थ आपको पता चल जाती है, ठीक है। बकोलिंगुअल विड्थ आपकी मिनिमम 3 to 7 मिलीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी 7 मिलीमीटर होनी चाहिए फॉर इमीडिएट इम्प्लांट, ठीक है। अच्छा, फिर CT आप करवा सकते हैं फॉर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने टोपोग्राफिक ऑसियस स्ट्रक्चर देखना है या आपने स्पेस देखनी है अवेलेबल आपके पास कितनी है, तो उसके लिए आप CBCT करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वाइटल स्ट्रक्चर्स की कंटूर ऑफ बोन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको CBCT बेसिकली आपका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है इमीडिएट इम्प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो चीज़ें आपने कंसिडर करनी है दैट इज़ प्राइमरी स्टेबिलिटी। जब आपने उसको प्लेस करना है तो आपने देखना है कि आपकी ओक्लूजल जो है वो तकरीबन 4 मिलीमीटर तक के आपके पास स्पेस अवेलेबल हो पेरियापिकली, ठीक है, ताकि आपका जो प्लांट है वो आपका एपिकली 3 to 4 मिलीमीटर इनसाइड दी बोन हो, ताकि इनिशियल स्टेबिलिटी हमें मिल जाए, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ जो क्वांटिटी ऑफ बोन है वो भी आपकी इतनी यानी जैसा मैंने बताया D2 to D3 हो, ताकि आपको इनिशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये तकरीबन आपके प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स है फॉर दी सक्सेस ऑफ योर इमीडिएट इम्प्लांट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो है एनाटॉमिक मैंने बताया एक्सट्रैक्शन साइट की मॉर्फोलॉजी उसको भी देखना है कि एक्सट्रैक्शन साइट जो है उस पर कोई स्लोपिंग बोन तो नहीं है, डायलेसरेशंस तो नहीं है, साइज ऑफ सॉकेट कैसा है, सराउंडिंग एनाटॉमी मैक्सिलरी साइनस तो नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मेंटल फोरामेन कहाँ पर है, कनकेविटीज़ तो नहीं है, जैसे लिंगुअल डिप आती है आपकी माइलोइड एरिया में, इन्फीरियर रिव्यूलर नर्व कितनी दूर है, और इस किस्म की चीज़ें, ठीक है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देख ली। उसके बाद जब आपका इंट्राऑपरेटिव एक्सट्रैक्शन आपने करनी है तो उसकी प्लानिंग के लिए आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। प्री ऑप एवेलुएशन के बाद आपने सेकंड काम क्या करना है, स्टंट फैब्रिकेशन करानी है, गाइड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आपने प्रिपेयर करवानी है। उसके अलावा आपने प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करानी है तकरीबन 3 to 5 days बिफोर, अगर आपको लगता है कि कोई पोटेंशियल ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर आपको लगता है कि जब पेशेंट आपके पास आया और उसको कोई ऐसी आपको लग रहा है कि फर्स्ट स्टार्ज है, कोई प्रूलेंट एक्यूट इन्फेक्शन है, तो फिर आपने प्रोसीजर को नहीं करना, उसको डिले कर देना है, ठीक है।
और इंट्राऑपरेटिव आपने लेस, मैंने आपको बताया पेरियोस्टल फ्लैप आपने रेज करना है, लेकिन सब बोन को जो है एक्सपोज कम से कम करना है। बोन, बकल बोन जो है वो आपने उसको प्रिजर्व रखना है। सॉकेट प्रिजर्वेशन की जो आपको मैंने बताई है वो सारी आपने चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। एक्सेसिव प्रेशर ऑन द बोन जब आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं वो आपने कम से कम करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपका इम्प्लांट है वो तकरीबन एटलीस्ट 2/3 इन होस्ट बोन होना चाहिए। एपेक्स तकरीबन 2 मिलीमीटर जो है वो आपकी जो एपेक्स की जो बोन है वो मोर देन 2 मिलीमीटर टूथ टू बी रिप्लेस्ड उसके अंदर होना चाहिए। यानी जो दांत आपने रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल केनाइन या लैटरल इंसाइजर, तो आपको जो इम्प्लांट है वो 2 मिलीमीटर उससे नीचे होना चाहिए। तो ऐसे आपने इम्प्लांट की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। वाइड इम्प्लांट एज मच एज पॉसिबल आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ताकि आपकी जो सर्वाइकल एरिया है उसकी सॉफ्ट टिश्यू की इनग्रोथ कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ग्राफ्टिंग आपने देखनी है। अगर मोर देन 1 मिलीमीटर का स्पेस बकल या लिंगुअल या किसी भी एरिया में आपको सॉकेट के अंदर नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आपने जो है वो दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर बोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो आपने उसमें बोन ग्राफ्टिंग करनी है अगर कोई मार्जिनल डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से आपको अगर बकल बोन डिफेक्ट कोई नज़र आ रहा है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया आपने गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन, ठीक है, उसको मेम्ब्रेन वगैरह प्लेस करनी है, ठीक है। एलोग्राफ्ट्स का या ऑटोग्राफ्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो फॉर दी सॉकेट प्रिजर्वेशन, ठीक है। और उसके अलावा प्राइमरी आपने फिर उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू क्लोजर कर देना है। और पेशेंट को अगर आपको फील होता है कि अगर इस दानासिस में जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो आपने पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक कवर भी पेशेंट को दे सकते हैं। सो फोर्थ हमारा स्टेशन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग इन मैक्सिलोफेशियल एरिया, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली टिश्यू इंजीनियरिंग? टिश्यू इंजीनियरिंग जो है बेसिकली ये आपका क्या है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो आजकल के नया एक समझ लें कि रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आया है उसके अंदर एक जो है हमारा क्या है, टिश्यू इंजीनियरिंग भी हमारा एक ऑप्शन है, ठीक है। इसकी एक ट्रायंगल बनती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं SSS, ठीक है। नंबर 1 सोर्स ऑफ सेल्स, नंबर 2 सिग्नल्स होने चाहिए, ठीक है, और नंबर 3 स्कैफोल्ड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ये ट्रायंगल पूरी होगी तो हम टिश्यू इंजीनियरिंग हमारी जो है वो सक्सेसफुल होगी या हम उस टिश्यू इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली टिश्यू इंजीनियरिंग क्या करती है कि आपके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो लिविंग सेल हैं उसको प्लस जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मटेरियल की, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिफिशियल टिश्यू है लाइक बोन, कार्टिलेज, मिकोजा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके, ठीक है, कंबाइन करते हैं हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल के साथ, ठीक है। और वो आपको जो है वो एक क्या कहना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्टेड आर्टिफिशियल तो नहीं, इसको एडिट कर दीजिएगा, रिकन्स्ट्रक्शन आपको एक रिकन्स्ट्रक्टेड मिकोजा या बोन या कार्टिलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। So, इसकी डेफिनेशन में यही है कि टिश्यू इंजीनियरिंग बेसिकली कंबाइंस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल्स एंड दी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल टिश्यूज लाइक बोन, कार्टिलेज और मिकोजा फॉर पोटेंशियल यूज इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 3 आपकी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, दैट इज सेल, स्कैफोल्ड और आपकी सिग्नल्स, ठीक है। सिग्नल्स आपके जो है वो बायोएक्टिव फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, PRP हो गया या रिकम्बिनेंट ह्यूमन बोन प्रोटीन्स वगैरह, जिनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, साइटोकिन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं आपकी टिश्यू रीजनरेशन को, ठीक है। स्कैफोल्ड आपका जो है वो कॉर्टिकोकैंसलस भी हो सकता है, ACS भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपकी जो है एडिपोज जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है, या मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हो सकते हैं। इन सबको आपके जो है वो सेल्स होते हैं जो कि आप स्कैफोल्ड में डालते हैं और उसके ऊपर आप ग्रोथ फैक्टर जो है वो उनके अंदर इम्बेड करते हैं, जिसकी वजह से रिकन्स्ट्रक्शन होती है और आर्टिफिशियल बोन या मिकोजा या जो कुछ भी बनता है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन इन मैक्सिलोफेशियल एरिया में कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? बोन रिजनरेशन इन बोन डिफेक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल ऑटोलोगस बोन ग्राफ्ट्स वगैरह, उसको रिप्लेस करके जो है वो आप ये टिश्यू इंजीनियरिंग जैसा मैंने बताया है, आप स्कैफोल्ड के अंदर जो है वो PRPs या बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। बोन रीजनरेशन के जो डिफेक्ट्स हैं उनके अंदर यूज़ हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ओरल मिकोजा, स्किन या अदर सॉफ्ट टिश्यू एरियाज़ में, उसमें भी यूज़ हो रहा है। थर्डली TMJ के अंदर,
ठीक है, उसके अंदर बोन कार्टिलेज वगैरह जो है इसकी अभी चल रही है। ये आपके वार्ड बूथ में ही सारा कुछ लिखा हुआ है। इसकी भी एक अभी ऑनगोइंग आपकी जो है वो स्टडी चल रही है। ठीक है, फॉर यहाँ पर पीआरपी भी बेसिकली अगर आप टीएमजे में यूज़ करें, ये भी बेसिकली आपकी टिश्यू रीजनरेशन के अंदर हेल्प करती है। अच्छा जी, देन नर्व रीजनरेशन के अंदर यूज़ हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर जो रिसेंट है दैट इज़ आपकी जो टंग टिश्यू की रीजनरेशन है, उसके अंदर भी हम रिसर्च जो है वो आपकी ऑनगोइंग रिसर्च है फॉर टिश्यू रीजनरेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, वो बोन को, कार्टिलेज को या अदर टिश्यूज़ को रीजनरेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। पीआरपी है। ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या प्लेटलेट रिच फिब्रिन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि आपके टिश्यू रीजनरेशन को हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू रीजनरेशन। बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स मैंने आपको बताया है, ये स्टिमुलेट कर रहे हैं बोन फॉर्मेशन, ये भी एक आपकी तरह की टिश्यू इंजीनियरिंग है। देन बोन मैरो एस्पायरेट कंसनट्रेट्स, कॉर्टिकोकैल्शियल कंसनट्रेट्स जिसे कहते हैं, ये भी स्टेम सेल्स और ग्रोथ फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी बेसिकली टिश्यू रीजनरेशन की ही एग्जाम्पल में आते हैं।